हाय एवरीवन, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में मैथ सेकेंड ए के एक टॉपिक जो कि 3D है इसको कवर करेंगे। ये बीटी बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं 3D। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। पहले एक्सिस को देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस बिंदु से राइट साइड उसके पार्ट में बोलेंगे प्लस एक्स, लेफ्ट साइड को बोलेंगे माइनस एक्स। अब इस बिंदु से जो ऊपर होगा वो हो जाएगा प्लस वाई और डाउनवर्ड को बोल देंगे माइनस वाई। तो ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि हम इसी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जेड एक्सिस को दिखाना चाहें ये कुछ ऐसे क्रॉस होगा। ये इसको प्लस जेड मानते हैं, इसको हमको लेना होगा माइनस जेड। क्लियर है। अब ये जो तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक बिंदु से क्रॉस होता है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब इस बिंदु का लोकेशन क्या होता है, 0,0,0 में से इसको डिनोट करते हैं, ओरिजिन को। क्लियर है यहां तक। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम कोई एक पॉइंट ले लिए P जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 दिया हुआ है, समझने की हम ले लेते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमें पॉइंट P पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में हमको चलना होगा +1 यूनिट। क्लियर है। वाई एक्सिस में चलेंगे कितना, +2 और जेड एक्सिस में हम चलेंगे +3। ठीक है। जो भी हम मूवमेंट करते हैं इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, इसी के थ्रू हम करेंगे। चलना भी यहीं से शुरू करेंगे। जैसे हमको पहले एक्स में जाना है +1 तो एक्स में +1 मूव कर लिए, फिर हम वाई में चलेंगे कितना, +2 ऊपर की तरफ जाएंगे +2। अब जेड में चलना हम कितना, 3, तो हमें बाहर की तरफ आएंगे क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री पर ही है। अब यहाँ पर हम दो बिंदु को लेते हैं स्पेस में। जैसे पॉइंट ए हुआ और एक पॉइंट हुआ बी। सपोज पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 दिया हुआ है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 दिया हुआ है। क्लियर है। अब सपोज यदि हम इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, लाइन दिखाई दे रहा है, ए बी लाइन बन गया। तो अब यदि हम इस ए बी लाइन को वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो कैसे इसको लिखना होगा, इस ए बी लाइन को यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम। ध्यान रहेगा कि हम ए से जा रहे हैं बी, यानी कि हम ए से स्टार्ट किए और बी पर अपना जो जर्नी है वो खत्म कर रहे हैं। तो हम b के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किसमें से किसको माइनस करना होता है। तो जब भी यदि हमको वेक्टर a b निकालना होगा, दैट मींस हम a से b जा रहे हैं, तो जहां पर पहुंच रहे हैं उस कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे जहां से हम चलना शुरू किए हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और x की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम i को ले लेंगे प्लस y2 माइनस y1। अब y कोऑर्डिनेट को डिफरेंस किए जिसके साथ में j ले लिए और यहाँ पर जब z कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे z2 माइनस z1 यहाँ पर ले लेंगे k। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक। अच्छा, आप ये देखो, आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पर i j और k क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लो कि जो एक्स एक्सिस होगा इसको हम आई से डिनोट करेंगे जब भी वेक्टर की बात होगी। वाई एक्सिस को हम लोग जे लिखेंगे और जेड एक्सिस को क्या लिखेंगे, के। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ए से बी जा रहे हैं, तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे उससे कोरस्पॉन्डिंग आई को लेकर चलना पड़ेगा हमें। जब वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे उससे कोरस्पॉन्डिंग जे को लेकर चलेंगे और जब जेड कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे उससे कोरस्पॉन्डिंग हम के को लेकर चलेंगे। क्लियर है तक। हाँ, अब हम देखते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ कि उसका लेंथ कितना है। क्लियर है ना। तो जब भी बात आएगी मैग्नीट्यूड का तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप अंडर रूट में जाना है। अब आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दो, दैट मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस जे के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करेंगे, दैट मींस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट को भी स्क्वायर करेंगे, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, दो फॉर्मूले बन गए।
एक इसका फार्मूला होगा, ए हुआ मैग्नीट्यूड निकालने का, और ये हुआ फार्मूला हमारा वेक्टर फाइंड आउट करने का। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? हाँ, हम आगे अब यहाँ से देखते हैं वेक्टर जो ए बी वेक्टर होता है वो माइनस बी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। क्लियर है? लेकिन यदि हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड का, ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल ही होगा माइनस बी ए वेक्टर का, माइनस बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो समझने के लिए वही चीज हम 2 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। इस पर क्या करते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए और बी। इस ए का नाम दे दिया हम 1 2 3 सपोज, और बी को हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 ले लिए। क्लियर है? तो अब यदि हमें यहाँ से लिखना हुआ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं कि हम ए से जा रहे हैं बी की तरफ, तो बी हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रीवियस पॉइंट। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट को माइनस करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आई जे और के को लेते हुए चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 आई प्लस, अब 3 - 2 वाई कोऑर्डिनेट को जब डिफरेंस करेंगे इसके साथ में जे लेना होगा, और प्लस 5 - 3 5 - 3 यहाँ पर हो जाएगा के। सही है? और आप इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस में 2k। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा ए बी वेक्टर। सही है? यहाँ तक ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। अब हम देखते हैं कि बी ए वेक्टर कितना होगा। अभी हम ए बी निकाले हैं, अब हम क्या निकाल रहे हैं? बी ए वेक्टर। दैट मीन्स इस बार हम बी से चलते हुए ए के पास पहुंचेंगे। तो जब बी से हम ए के पास पहुंचेंगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट से। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 - 2 वही आई प्लस 2 - 3 जे प्लस 3 - 5 के। क्लियर है? बस एक ही पॉइंट को फोकस करना है कि हमेशा जब भी वेक्टर लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट को माइनस करते हुए चलेंगे हम। तो जब हम बी ए की तरफ आ रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो ए हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, बी हो जाएगा प्रीवियस पॉइंट। तो आप इसको माइनस कर लो कोऑर्डिनेट को, और साथ में एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए ये को यूज करते हुए चलेंगे हम। अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस जे, और ये हो जाएगा कितना -2k। ठीक है ना? ये हुआ हमारा कितना बी ए वेक्टर। तो इस बी ए वेक्टर में यदि हम यहाँ से क्या कर लें, माइनस को कॉमन कर लें, तो कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखो, आई प्लस जे प्लस 2k को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी वेक्टर बोलते हैं यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये जो है आई प्लस जे प्लस 2k जो है किसके इक्वल है? ये भी वेक्टर के इक्वल है। क्लियर? तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, यानी कि बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए बी वेक्टर। यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? सिर्फ आप क्या करो, एक बार ए बी वेक्टर लिख लो, एक बार बी ए वेक्टर लिख लो, ऑटोमेटिक वो इस माइनस कॉमन के थ्रू माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं, ये तो हमारा प्रूफ हो चुका। अब हम देखते हैं ये कैसे आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉड ऑफ ए बी ओ मॉड ऑफ माइनस बी के इक्वल कैसे होगा। तो सिंपल सा हम जस्ट हम पहले निकाल चुके हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, आई प्लस जे प्लस 2k, और बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या, माइनस आई माइनस जे माइनस 2k। क्लियर है? तो अब यदि हम यहाँ पर लिख ले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें, ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना होगा, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में लेना है। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट दैट मींस गुणांक कितना है 1,
यहाँ पर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट भी क्या है यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट कितना है 2, हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमको 1 + 1 + 4, दैट मीन्स √6। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मोड माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड कितना रहा। तो ये कितना हो जाएगा, मोड बी ए नहीं, सिर्फ बी ए लेना है, माइनस नहीं लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर है -1, तो -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट -2, दैट मींस -2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे जब ये हो गया -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ से हमको मिलेगा 4, ये भी हुआ कितना √6। अरे समझ में, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसका मैग्नीट्यूड के, बी ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर है, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ पर आई जे और के कोफिशिएंट के स्क्वायर करते हैं। क्लियर है, तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो जब ए बी लिख रहे हैं और फिर जब हम बी ए लिखते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट तो इक्वल हो रहा है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, उसमें साइन का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट प्लस में है, इस वाले में क्या आ जाएगा, वो कोफिशिएंट माइनस में आ जाएगा। तो प्लस का भी स्क्वायर करो या फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमको रिजल्ट इक्वल मिलता है, इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जब वेक्टर हम लिखेंगे तो वहां पर चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है और इसका यूज क्या है इस 3D में। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट कर रहा है क्या, cos थीटा के बारे में बताना चाह रहा है। अब है क्या है cos थीटा, एंगल नहीं होगा लेकिन किसके किसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेस से दो पॉइंट ले लिया ए और बी। जब हम इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। अब यदि हम इस लाइन को आगे या पीछे हम इसको जब बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को भी कट करेगा और जेड एक्सिस को भी कट करेगा। जब दो लाइन कट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है। तो हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में क्या कोण बना रहा है, कि गामा कोण बना रहा है। तो यदि हम इस तीनों एंगल को cos के साथ ले लेंगे तो वो क्या हमको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज जो हमारा लाइन ए बी है, ए बी लाइन जो है वह एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में सपोज बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बना रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम cos ले लें ये हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा क्या cos बीटा और ये हो जाएगा cos गामा। क्लियर है, तो इसी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आया समझ में। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पर देख लो, जो cos अल्फा है इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को M से और cos गामा को N से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, L का मान cos अल्फा है, दैट मींस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रूविंग के लिए भी दे सकता है, अदरवाइज इसको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका प्रूविंग हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ समय में। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन एंगल है, किसके बीच का एंगल है, लाइन के साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू जो एंगल बन रहा है वही एंगल है, और उस एंगल को करना है cos के फॉर्म में ले लेना है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो वहाँ में एक वर्ड यूज हो रहा होगा स्लोप, जिसको tan थीटा बोलते हैं। वो क्या होता था, जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, यदि उसको हम tan के साथ ले लेते हैं तो उसको वो स्लोप बोलते थे। उससे यहाँ पर भी हमको एंगल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन वो
cos के हम फॉर्म में लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लो इसको तब तक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं है क्या। जब इसको पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, दैट मीन्स एक हमें हिंट कर रहा है। रेशियो दैट मीन्स ये रेशियो है, किसका रेशियो है? तो हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है? वो है एल, एम और एन है। क्लियर? तो यदि हम इसको सेम प्रोपोर्शन में कर दें, सेम प्रोपोर्शन में करने का मतलब क्या होगा? या तो हम इसको 2 गुना कर दें, या तो 3 गुना कर दें, या तो इसको 0.5 गुना कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज इसको हम K1 गुना कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? जब K1 गुना करेंगे तो K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? K1 इंटू एल। तो हमको इसको भी सेम प्रोपोर्शन में ले जाना होगा। दैट मीन्स यदि हम इसमें K1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों में K1 से मल्टीप्लाई होगा। ये कितना हो जाएगा? K1 इंटू एम। यदि इसको भी यदि हम K1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? K1 इंटू एन। आ रहा समझ? तो यदि हमारा एल, एम, एन डायरेक्शन कोसाइन हुआ तो यदि हम इसको सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर देंगे तो K1 इंटू एल, K2 इंटू एम और K1 इंटू K1 इंटू एम और K1 इंटू एल क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। आ रहा समझ में? डायरेक्शन कोसाइन में क्या है? ये भी 3 नंबर का सेट है, एल, एम, एन। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। डायरेक्शन रेशियो भी होगा, वो भी 3 नंबर का सेट होगा। अब इस पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ए से दिखा देंगे, इसको हम बी से दिखा देंगे और इसको किससे दिखाएंगे? सी से। क्लियर है ना? दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं ए को हमने क्या मान लिया? K1 इंटू एल, बी क्या है? K1 इंटू एम और सी क्या है? K1 इंटू एन। बस यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन रेशियो को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो इज द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर प्रोपोर्शन इन द डायरेक्शन कोसाइन। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं। यदि हम यहाँ से L अपॉन में A का मान निकाले, कितना आ रहा है? तो L और A का मान क्या है? L का मान है K1 इंटू एल, एल से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में K1। क्लियर? यदि हम यहाँ से L बाई B का मान निकालेंगे तो A कितना हो जाएगा? देख लो आप, L नहीं, M बाई B है ना। M बाई B का मान निकालेंगे तो M अपॉन में K1 इंटू क्या है? M। A भी M से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में K1। और यदि हम यहाँ से क्या निकाल लें? N बाई C का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा? N अपॉन में K1 इंटू एन। ये भी हो जाएगा, N से कैंसिल, 1 अपॉन में K1। तो यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या मिल रहा है? L बाई A इक्वल M बाई B इक्वल N बाई C। ठीक है ना? आप देखो तीनों क्या है? आपस में इक्वल ही है ना। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जस्ट अगले टॉपिक में, जहां पर हम दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोट डाउन कर लो इसको।